हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री का आज चैप्टर नंबर 3 करेंगे। आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो हम जो चैप्टर करेंगे, इस चैप्टर का नाम क्या है? रूलिंग द कंट्री साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानो कि किसको रेफर किया गया है। यहाँ पर रेफर किया गया है EIC को। EIC स्टैंड्स फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से कंट्री साइड इलाकों को, एरियाज को रूल करती है। रूल करना मतलब कंट्रोल करना, कैप्चर कर लेना। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? विलेज एरियाज, वो इलाके जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी खासी मात्रा में होता है। अब एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपैंड होता है तो उसी हिसाब से क्या होता है, पेजेंट से टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं हैवी अमाउंट में। ठीक है, अब टैक्स कलेक्ट कौन करता है? देखो, EIC कंपनी से पहले टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, जो यहाँ के नवाब होते थे, राजा होते थे, वो कलेक्ट करते थे। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे ये टैक्स जो है, इस टैक्स को कलेक्ट करने की पावर EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाती है एंड नवाब के हाथ से ये अथॉरिटी खत्म हो जाती है। तो हम यही जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था, कब हुआ था। ओके, तो यहाँ पर आपने मोटा मोटा क्या जाना? आपने ये समझा कि जो ये कंट्री साइड इलाके हैं, इनमें जितने भी पेजेंट्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट कौन करते थे? नवाब करते थे, राजा करते थे उन एरियाज के, है ना। तो जो उन एरियाज के राजा, नवाब वगैरह होते थे, तालुकदार्स होते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे। लेकिन फिर हमने ये देखा कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इन कंट्री साइड एरिया से टैक्स कलेक्ट करने लगी। तो नवाब के हाथ से पावर जो है वो कहाँ चली गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ? देखिए, ये हुआ था 12 अगस्त 1765 में। तो यहीं से थोड़ा सा तख्ता पलट हो जाता है। एंड किसकी वजह से हुआ था? शाह आलम की वजह से हुआ था। तो जो मुगल एम्पायर थे इस टाइम पर, ध्यान रखना, मुगल एम्पायर थे जिनका नाम था शाह आलम। तो शाह आलम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना देते हैं। अब दीवान का मतलब क्या होता है? दीवान का मतलब होता है दीवानी राइट्स, मतलब जिसके पास टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट हो, अधिकार हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस टाइम पर कमांड कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर जो आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं, ये देखो, ये पिक्चर, ये किसकी है? रॉबर्ट क्लाइव की। ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड भी किया था। सो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो इस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कमांड कर रहे थे, राइट। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे दिए गए थे। और किसने दिए थे? शाह आलम ने दिए थे। तो शाह आलम जो थे ये क्या थे? ये एक मुगल एम्पायर थे, राइट। यहाँ पर एक दो चीजें और आपको ध्यान में रखनी है। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इनकी एक हैबिट थी। क्या हैबिट थी? इनकी एक आदत थी कि जो भी मैजेस्टिक अकेजन होते थे, मतलब जो भी बड़े खूबसूरत से अकेजन्स होते थे, कुछ ऐसे मेजर से अकेजन होते थे, तो ये क्या करते थे? उन हर चीज को, उन हर इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए पेंटिंग में उतरवा लिया करते थे उन सभी चीजों को। सो जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिले, तो ये दीवानी राइट शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव को दिए थे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को कमांड कर रहे थे। तो जब शाह आलम रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी राइट दे रहे थे, तो इस मैजेस्टिक इवेंट को भी रॉबर्ट क्लाइव ने पेंटिंग में उतरवाया था। तो ध्यान रखना कि रॉबर्ट क्लाइव की ये एक हैबिट थी कि हर एक मेमोरेबल इवेंट को वो पेंटिंग में उतरवाते थे, ताकि वो एक मेमोरेबल इवेंट बन जाए, ताकि वो हमेशा के लिए यादगार रहे। ओके, तो यहां तक आपको आ गया समझ में? तो अब आपको यहां पर इस स्लाइड से ये समझना है कि अब जो है टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके हाथ में आई? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। जैसा कि सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से क्या परचेज करती थी? रॉ मटेरियल्स, है ना, जैसे कि सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहां से जो ये रॉ मटेरियल्स खरीदा करती थी, तो कैसे खरीदती थी? एक तो आपको ये चीज जाननी है। पहला है इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब सोने चांदी के एक्सचेंज में।
तो देखो होता ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदने होते थे तो ये अपने होम टाउन ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर को मंगवाया करते थे एंड इन गोल्ड एंड सिल्वर के एक्सचेंज में रॉ मटेरियल्स को खरीदा करते थे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन रॉ मटेरियल्स को चीप रेट पर खरीदती थी एंड इन रॉ मटेरियल्स को आगे जाकर कहाँ लेकर जाती थी, यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड ऐसी जगह पर जहाँ पर इनकी डिमांड होती थी एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर इन्हीं रॉ मटेरियल्स को जो यहाँ इन्होंने सस्ते दामों पर खरीदे हैं इनको हायर रेट पर बेच देती थी। इसी को मर्केंटाइल बिजनेस कहते हैं, मतलब ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट के बेसिस पर काम करे, जिसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, मतलब सस्ते दामों पर खरीद कर महंगे दाम में बेचे। ठीक है, जैसे कि एक पेन है, सपोज करो उस पेन की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये, लेकिन अगर उस पेन को 5 रुपये में खरीद कर आगे जाकर उसको 30 रुपये में बेच दिया जाए तो ये क्या हो गया, ये मर्केंटाइल बिजनेस हो गया, मतलब सस्ते दामों पर खरीदना महंगे दामों पर बेचना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करती थी, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदती थी और खरीदा कैसे करती थी, गोल्ड एंड सिल्वर के एक्सचेंज में। तो इन रॉ मटेरियल्स को ये चीप रेट पर खरीद कर अपने साथ यूरोपियन कंट्रीज लेकर जाती थी एंड वहाँ पर हायर रेट्स में बेच दिया करती थी। तो इसमें किसका प्रॉफिट होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही इसके हाथ में दीवानी राइट आते हैं तो दीवानी राइट आने के बाद इन्होंने अपने होम टाउन से गोल्ड एंड सिल्वर मंगवाने बंद कर दिए। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स चालाक थे। अब उनके माइंड में ये था कि हमारे हाथ में दीवानी राइट आ गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिया में जितने भी ये कंट्री साइड एरियाज है ना, यहाँ से हम रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करेंगे एंड अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट करके इंडिया में जितने भी रॉ मटेरियल्स है उन गुड्स को परचेज करेंगे एंड फिर गुड्स को एक्सपोर्ट कर देंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर आप क्या समझे, यहाँ पर आपको समझना ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि हम अपने होम टाउन से क्यों खर्चा करवाएं, हम खुद ही इंडिया के लोगों से क्या करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, इन्हीं के ही गुड्स को हम खरीदेंगे एंड इन गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर दिया करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर सीधी सादी बात यह है कि इन्होंने इंडिया को लूटना चालू कर दिया, यहाँ के लोगों को। अब इसी टाइम पर बंगाल में क्या होता है, फैमीन आ जाती है 1770 के टाइम पे। फैमीन का मतलब होता है स्केर्सिटी और द लैक ऑफ फूड, मतलब जब भूखमरी आ जाए, खाने की कमी पड़ जाए, राइट। एंड इसके अलावा बंगाल में जो है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो डीप क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर ना जो बंगाल के नवाब थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, राइट। नवाब को गुस्सा क्यों आता है, इसका पहले रीज़न है कि नवाब के हाथ से अथॉरिटी चली जाती है। कौन सी अथॉरिटी, दीवानी राइट की अथॉरिटी। जैसा कि हमने पढ़ा कि शाह आलम ने दीवानी राइट जो है वो किसको दे दिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। तो नवाब को बहुत गुस्सा था यहाँ पर ऑलरेडी। इसके अलावा औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी कर रखा था, तो उस फरमान की वजह से भी इनको बहुत गुस्सा था नवाब को। क्यों, क्योंकि इस फरमान में ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देती हूँ कि मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाना तो शुरू कर दिया, लेकिन मेरी सारी की सारी क्लासेस लाइव सेशन में होती हैं। जैसे यूट्यूब पे क्या होता है कि आपको सारे सेशन फ्री में मिलते हैं लेकिन रिकॉर्डेड होते हैं, फिर भी आपके डाउट्स रह जाते हैं। लेकिन अनअकैडमी पर उसका एक सॉल्यूशन है, मेरी सारी क्लासेस वहाँ पर भी फ्री में हैं, बिल्कुल फ्री में, आपको उसके लिए एक भी रुपया नहीं देना। जिस तरीके से यूट्यूब पे क्लास होती है फ्री में, वैसे ही अनअकैडमी पर भी मेरी फ्री में क्लासेस हैं, लेकिन सारे के सारे सेशंस जो है ना वो लाइव सेशन होते हैं। ओके, तो अभी जो मेरे जितने भी लाइव सेशन होने वाले हैं ना उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी, 6th, 7th एंड 8th क्लासेस का लिंक। ओके, इसके अलावा आपको ना क्या करना है, मेरी सारी की सारी लाइव एंड इसके अलावा जितनी भी पहले के रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको अनलॉक करने के लिए एंड अपकमिंग क्लासेस को अनलॉक करने के लिए बस आपने एक बार ये कोड डालना है PACE10 PACE10। तो आप किस तरीके से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना, गेट स्टार्टेड पर जाना, मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना, यहाँ पर ये वाला गोल सेलेक्ट कर लेना, रिस्पेक्टिव क्लास सेलेक्ट करके रिस्पेक्टिव क्लास के बाद फिर आपको प्रेफर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मैंने जितने भी अभी मेरे सितंबर में जो भी क्लासेस होने वाली होंगी ना उन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, राइट।
तो 8th 6th 7th एंड 8th तीनों ही क्लासेस के वहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगी। ओके, तो अब क्या होगा कि आप ना उन लिंक पर टैप करना, तो आप जो है नोटिफाई मी बटन पर टैप करोगे जैसे ही वहाँ पर मेरी क्लासेस में जाकर, तो आपको अनअकैडमी मेरी क्लास को शुरू होने से 10 मिनट्स पहले बता देगा कि प्रियंका मैम जो है लाइव आने वाली हैं। तो आपको करना क्या है, अपना एक रजिस्टर लेना, एक पेन लेना, जो भी आपके डाउट है उन डाउट्स को अपने साथ लिख के रखना कि प्रियंका मैम से हमें ये डाउट्स पूछने हैं। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास होती है तो हैंड टू हैंड आप अपने डाउट सॉल्व करा सकते हैं। बस आपको ये कोड डालना पड़ेगा PACE10, तभी जाकर मेरी सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगी। एंड इसके अलावा जितने भी अपकमिंग क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा PACE10। बस एक बार ये कोड लगाना है, बार बार नहीं लगाना। सो इस तरीके का आपको कुछ प्रोफाइल मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर फॉलो का बटन भी मिलेगा, मुझे फॉलो कर लेना। देखो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दीवानी राइट तो आ जाते हैं, लेकिन इनको ये था कि भाई हमें अपने होम टाउन से गोल्ड एंड सिल्वर ना मंगवाने पड़े रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये चाहती थी कि हैवी अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट हो, ताकि इसी अमाउंट से हम लोग जो है यहाँ के रॉ मटेरियल्स को खरीद पाएं। तो इसी के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस कर देती है 1793 में, ताकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जितना अच्छा खासा इम्प्रूव होगा उतना ही रेवेन्यू, उतना ही टैक्स कलेक्ट होगा। तो ध्यान रखना कि परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो राजा एंड तालुकदार को जमींदार बना देते हैं। अब यहाँ पर ना आपको बेसिक से मैं आपके डाउट क्लियर करती हूँ। पहला ये कि आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि मैम ये राजा एंड तालुकदार को ही जमींदार क्यों बनाते हैं, ये तो खुद भी जमींदार बन के टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, ब्रिटिशर्स चालाक बहुत थे। तो पहला रीज़न ये था कि राजा एंड तालुकदार, इनके हाथ से पावर जो है वो लूज हो जा रही थी एंड ये पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में जा रही थी। तो राजा ने, तालुकदार ने, नवाब ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो इनको पैसिफाई करने के लिए, इन राजा को, नवाब को शांत करने के लिए इन्होंने ये राइट राजा एंड तालुकदार को दे दिए। दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स को ये नहीं पता था कि यहाँ के एग्रीकल्चरल एरिया को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि उनके लिए तो ये जगह बिल्कुल एलियन थी और हम लोगों के लिए वो एलियन थे, मतलब वो फॉरेनर थे, उनके लिए हम फॉरेनर थे, राइट। बेसिकली जैसे हमें ब्रिटिशर्स का कल्चर नहीं पता, उनको यहाँ का नहीं पता। तो ब्रिटिशर्स को ये नहीं पता था कि ये एग्रीकल्चर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो ये चाहते थे कि क्यों ना हम इन लोकल राजा को पकड़े, क्योंकि इन लोकल राजा तालुकदार को इतनी नॉलेज है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए। तीसरा रीज़न ये था राजा एंड तालुकदार को ज़मींदार बनाने का, तो रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स को ये नहीं पता था कि लैंड एरिया का कितना टैक्स, कितना अमाउंट जो है वो कलेक्ट किया जाए। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, या ये कह लो पेजेंट से रेंट को कलेक्ट करने के लिए राजा एंड तालुकदार को जमींदार बना दिया। ओके, सो ऑल एंड ऑल यहाँ पर आप क्या समझे, यहाँ पर आपको समझना ये है कि ब्रिटिशर्स थे बहुत चालाक, उनके हाथ में सारी पावर थी। बस उन्होंने ये सोचा कि हम ना अगर राजा, तालुकदार, नवाब के अगेंस्ट हो जाएंगे ना, तो हमें या तो इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा या हमें यहाँ पर टैक्स देकर ट्रेड करना पड़ेगा। सो इसी डर के मारे इन्होंने राजा एंड तालुकदार को जमींदार बना दिया। अब देखो परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटल में ही राजा एंड तालुकदार को जमींदार बनाया था। तो नाम से समझ आ रहा है, परमानेंट मतलब फिक्स, सेटलमेंट मतलब ट्रीटी या अलायंस। तो कहने का मतलब है ऐसा सेटलमेंट जो ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स के बीच में हुआ था, एंड वो सेटलमेंट परमानेंट था एंड उसमें फिक्स अमाउंट रखी गई। तो अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने कहा जमींदार्स को, जमींदार कौन थे ध्यान रखना, राजाज एंड तालुकदार। तो ब्रिटिशर्स ने कहा देखो भाई, जमींदार को कहा कि देखो भाई हमें तुमसे फिक्स अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो तुम ये फिक्स अमाउंट हमें दोगे, लेकिन हम तुम्हें ये राइट देते हैं कि तुम पेजेंट से मतलब किसानों से रेंट कलेक्ट करो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जमींदार्स को ये कहा कि तुम पेजेंट से कितना भी रेंट कलेक्ट करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने हमें फिक्स अमाउंट ही देना है।
सो बेसिकली ऐसे एक एग्जाम्पल लगाकर चलते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स ने लगा लो जमींदार को कहा कि तुम हमें पर मंथ 1000 रुपये दोगे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने ये कहा जमींदार को कि तुम हमें पर मंथ 1000 रुपये दोगे, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पेजेंट से कितना पैसा ले रहे हो, ठीक है। चाहे तुम पेजेंट से 2000 लो, 3000 लो, 10,000 लो, या 500 रुपये लो, या 10 रुपये लो, या 20 रुपये लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने फिक्स अमाउंट से कि हमें पर मंथ 1000 रुपये चाहिए ही चाहिए। सो इस तरीके का जो सेटलमेंट था वो परमानेंट सेटलमेंट था। फिर ब्रिटिशर्स ने दूसरी कंडीशन ये लगा दी कि हम ये अमाउंट कभी चेंज नहीं करेंगे, डोंट वरी, लेकिन अगर आप हमें ये फिक्स अमाउंट देने में चूक गए तो आपसे आपके जो जमींदारी राइट है ना वो हम आपसे छीन लेंगे, स्नैच अवे कर लेंगे, ठीक है। तो जमींदार जो थे वो पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे, लेकिन जो ये कंपनी थी, ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने जमींदार पर इतने ज़्यादा रेवेन्यू लगा रखे थे, इतना हैवी अमाउंट का रेवेन्यू लगा रखा था कि जमींदार कुड नॉट पे द टोटल अमाउंट टू ब्रिटिशर्स, ठीक है। एंड ना ही पेजेंट्स का इतना अच्छा खासा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था, ना इतना एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट था। तो इसीलिए पेजेंट्स वर ऑल्सो अनेबल टू पे टू जमींदार्स एंड जमींदार्स वर ऑल्सो अनेबल टू पे टू ब्रिटिशर्स। तो अब क्या हुआ, जो जो जमींदार थे, जो जिन्होंने ये फिक्स अमाउंट ब्रिटिशर्स को नहीं दिया, तो वैसे वैसे उन जमींदार से उनकी जमींदारी राइट छीन लिए गए, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि जमींदार क्या करते थे, वो पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देते थे, एंड जो अमाउंट था वो बिल्कुल फिक्स था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, तो परमानेंट सेटल में प्रॉब्लम ये आई कि एक तो लैंड रेवेन्यू जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार्स पर लगा रखा था वो बहुत हाई था, ठीक है, बहुत हाई था, इतना हाई था दैट जमींदार्स वर ऑल्सो अनेबल टू पे द अमाउंट, ओके। अब देखो भाई, जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, तो जमींदार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं पे कर पाए। तो अब जो जो जमींदार पे नहीं कर पाते थे फिक्स अमाउंट, उनकी जमींदारी राइट उनसे छीन लिए गए। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि ये जमींदार ना दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड। ये यूं सोचते थे कि भाई हमें तो फिक्स अमाउंट देना है एंड फिक्स अमाउंट जो है हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, इसके अलावा हमें रेंट कलेक्ट करना है पेजेंट से। तो इसीलिए जमींदार थोड़े से यहाँ पर लेजी हो गए और उनको फर्क नहीं पड़ता था कि लैंड में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कितनी एक्सपैंड हो रही हैं। तीसरा क्या हुआ कि धीरे धीरे ना कुछ टाइम तक तो ऐसा चलता रहा कि जमींदार्स वर अनेबल टू पे टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सेम पेजेंट्स वर ऑल्सो अनेबल टू पे टू द जमींदार्स, राइट। लेकिन कुछ टाइम बाद होता यह है कि कल्टीवेशन एकदम से रैपिडली 19th सेंचुरी में एक्सपैंड हो जाता है। अब जैसे ही कल्टीवेशन एक्सपैंड हुआ तो क्या हुआ, कल्टीवेशन अच्छा तो दैट मीन्स मार्केट में उसका प्राइस भी अच्छा लगेगा, तो पेजेंट्स के पास पैसा आने लगा। अब पेजेंट के पास पैसा आने लगा तो भाई जमींदार के पास तो फ्री राइट थे, वो पेजेंट से कितना भी रेंट कलेक्ट कर सकते थे, ये तो उनकी मर्जी थी। लेकिन जमींदार एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में फिक्स अमाउंट था। तो यहाँ पर देखो उल्लू बनते हैं कौन, ब्रिटिशर्स। लेकिन ये शाणे बहुत होते हैं, ये यहाँ पर उल्लू बनते हैं, लेकिन ये दूसरा सेटलमेंट ले आते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बाद। तो देखो अब ये जो मैं फ्लो चार्ट समझाऊंगी इसको समझने की कोशिश करना। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जमींदार हो गए, ये पेजेंट हो गए। तो क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट होने लगा, कल्टीवेशन एक्सपैंड हो गया, तो पेजेंट्स के पास पैसा आने लगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ट्रीटी थी वो थी फिक्स, कि फिक्स अमाउंट देना होगा। तो यहाँ पर लॉस में कौन चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी। हुआ ये 19th सेंचुरी में जैसे ही पेजेंट्स के पास पैसा आने लगा तो जमींदारों ने अपनी मन मर्जी का रेंट किससे लिया, पेजेंट से लिया। तो अगर सपोज करो यहाँ पर इनसे जमींदार जो है, अगर सपोज करो यहाँ पर पेजेंट से 10,000 रुपये ले रहे हैं और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ 1,000 रुपये फिक्स कर रखे हैं, तो लॉस किसका हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ। एंड जेब किसकी भरी, जमींदार की भरी। क्यों, क्योंकि अगर 10,000 में से 1,000 रुपये जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं तो भी 9,000 रुपये का प्रॉफिट तो जमींदार को ही हुआ ना।
राइट और इस सेटलमेंट में हुआ ये था कि ये जो फिक्स अमाउंट है ये आगे जाकर कभी चेंज नहीं होना था। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर बन के ब्रिटिशर्स के सामने आई और इन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी या एक ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी ताकि इस फिक्स अमाउंट को ख़त्म करके अमाउंट को इंक्रीज किया जा सके एंड ज़मींदार से ज़्यादा हम लोगों का प्रॉफिट हो। सो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या समझना है कि परमानेंट सेटलमेंट में था ये कि ब्रिटिशर्स ने फिक्स अमाउंट जमींदार को बता रखा था कि तुम हमें भाई महीने के 1000 रुपए दोगे, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम पेजेंट से चाहे 10,000 लो, 10 रुपए लो, 20 रुपए लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना पूरा मुनाफा चाहिए 1000 रुपए का, चाहे तुम अपनी जेब से भरो या पेजेंट से कैसे भी लो। लेकिन 19th सेंचुरी में होता यह है धीरे धीरे कि पेजेंट्स के पास पैसा आने लगता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर कल्टीवेशन एक्सपैंड हो जाता है, मार्केट प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो अब जमींदार ने अपनी मन मर्जी से पेजेंट को लूटा, अच्छा खासा रेंट कलेक्ट किया और जमींदार की यहाँ बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि अब उनको उस अमाउंट से, अगर ये मंथली 10,000 रुपीज़ कलेक्ट करते होंगे ना, तो उस अमाउंट से इनको तो बस छोटा सा फिक्स अमाउंट देना होता था ब्रिटिशर्स को, राइट। तो अगर 10,000 में से 1,000 रुपये भी दे दिए गए तो 9,000 का मुनाफा जमींदार को हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक एग्जाम्पल था, 1,000 10,000 की बात नहीं थी, लाखों की बात थी उस टाइम पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई होप परमानेंट सेटलमेंट समझ में आ गया। ओके तो जो आगे वाले सेटलमेंट जैसे कि महलवारी सिस्टम आया है ना, मुनरो सिस्टम आया, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो ना इस चैप्टर को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया जाए लाइव सेशन में, तो आप अनअकैडमी ऐप पे आओ, मेरे साथ जुड़ो। आगे की जो अपकमिंग क्लासेस होंगी ना वो मैं आपको वहाँ पर लिंक दे दूँगी इस वीडियो के नीचे। इसके अलावा इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे अनअकैडमी ऐप पर। तो आपके जो भी डाउट है प्लीज़ आप अपने डाउट लिख कर लेकर आना। तो ये जो अनअकैडमी लर्नर ऐप है ये आप एंड्रॉयड एंड iOS दोनों ही फ़ोन्स में इसे डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको कोड लगाना है मेरी स्पेशल क्लासेस को फ्री में पढ़ने के लिए, PACE 10, एक ही बार कोड लगेगा ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं अनअकैडमी ऐप पर। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना मैंने कराया उतना अच्छे से पढ़िए एंड इसके अलावा कोई डाउट है तो अपने डाउट लिख के रखिए ताकि आप वहाँ ऐप पर मेरे से पूछ पाएँ।